Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन. शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ जो कि इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. जीएस पेपर 3 के साथ आप इसे रिलेट कर सकते हैं. इट इज़ अबाउट दी नीला कुरिंजी फ्लावर्स. नाउ आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में हम बाबा बुडानगिरी हिल्स के बारे में देखते हैं. सो कर्नाटका में हमारे पास बाबा बुडानगिरी रेंज है, हिल्स हैं जो कि बेसिकली वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है. एंड दे आर फेमस for the Neela Kurinji flowers. And now the Neela Kurinji flowers, they have turned the green patches of the Baba Budangiri ranges into purple blue. बहुत ही खूबसूरत पूरी की पूरी बाबा बुडानगिरी रेंज के ऊपर पर्पल ब्लू कलर के फ्लावर्स खिल चुके हैं. Now this is very 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 important क्योंकि नीला कुरिंजी फ्लावर्स की खास बात ये है कि ये 12 ईयर्स में 12 सालों में एक बार ब्लूम करते हैं. एंड दिस इज़ राइट नाउ कि अब 12 साल के बाद बाबा बुडानगिरी रेंज जो देखने में ग्रीन ग्रीन पैचेस में नज़र आती थी, आफ्टर 12 ईयर्स द नीला कुरिंजी फ्लावर्स हैज़ अगेन ब्लूम्ड इनटू पर्पल ब्लू. एंड सो देयरफॉर दिस एंटायर न्यूज़ आर्टिकल बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो पहली चीज़ याद रखेंगे कि कौन सा फ्लावर है नीला कुरिंजी. नीला कुरिंजी क्यों बोलते हैं? बिकॉज पर्पल ब्लू कलर का फ्लावर है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल. कहाँ पे, कौन सी हिल के ऊपर नीला कुरिंजी फ्लावर्स रहते हैं? सो दैट इज़ इन बाबा बुडानगिरी रेंज विच इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स. इसका एक और नाम है विच इज़ चंद्रद्रोणा माउंटेन्स. सो वैसे द मोस्ट कॉमन नेम इज़ बाबा बुडान. कभी कभी बाबा बुडान हिल्स लिखा होता है आपकी एटलस में. अगर आप ऑक्सफोर्ड एटलस फॉलो करोगे तो वहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है बाबा बुडान हिल्स, बट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बाबा बुडानगिरी रेंज विच इज़ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज चंद्रद्रोणा माउंटेन्स. राइट. सो लेट्स फॉलो दिस आर्टिकल इन मच मोर डिटेल. सबसे पहले नीला कुरिंजी फ्लावर्स के बारे में ही थोड़ी कुछ और चीज़ें जान लेते हैं. अब देखिए, ये जो आर्टिकल है इसकी मेंस पर्सपेक्टिव से उतनी इम्पॉर्टेंस नहीं है जितनी कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. अब सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो नीला कुरिंजी फ्लावर्स जिस प्लांट के ऊपर आ रहे हैं, इट इज़ बेसिकली अ श्रब. इट्स अ श्रब. अब जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आप श्रब के बारे में जानते हैं. व्हाट इज़ श्रब? श्रब्स आर बेसिकली वुडी प्लांट्स. श्रब्स आर वुडी प्लांट्स, हाउएवर दे आर स्मॉलर देन द ट्री. ट्री से छोटे होते हैं बट दे आर वुडी एंड दे हैव मैनी स्टेम्स विच अराइज फ्रॉम इट और फ्रॉम द नियर ग्राउंड. इसे बुश भी आप बहुत बार बोल देते हैं, बट द बेसिकली shrubbery और द वुडी अंडरग्रोथ, सच काइंड ऑफ वुडी प्लांट्स आर shrub विच आर स्मॉलर देन द ट्री. ठीक है जी. तो ये कैटेगरी कौन सी है? दिस इज द shrub. किस फैमिली को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ Acanthaceae. इसे Acanthaceae भी बोल देते हैं. दैट इज़ द फैमिली टू विच दिस पर्टिकुलर प्लांट बिलोंग. इसे आप सिंपल फॉर्म में याद रखेंगे कि ये एकेंथस फैमिली को बिलोंग करता है. इससे आप एग्जाम में इसको देख भी पाएंगे. Acanthaceae इज अगेन वन वर्ड फॉर Acanthus फैमिली. एंड ये फ्लावर्स में बहुत सारे जेनराज हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ है इस पूरी की पूरी फैमिली के अंदर. मोस्टली इस फैमिली में आपके ट्रॉपिकल हर्ब्स, शर्ब्स, वाइन्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. कुछ एपीफाइट्स भी इस फैमिली के अंदर आ जाते हैं. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नीला कुरिंजी फ्लावर्स विच इज़ इट इज़ अ श्रब ऑफ अकैंथस फैमिली. एंड वाई इट इज़ फेमस हमने अभी देख लिया, बिकॉज ये 12 साल में एक बार ये फ्लावर्स ब्लूम करते हैं. ठीक है जी. एंड अगैन इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दीज फ्लावर्स आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स. ये फ्लावर्स आपको एंडेमिक मिलेंगे, मतलब एक ऐसी एक स्पीशी है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ही आपको मिलेगी. एंडेमिक को हम नेटिव भी कह सकते हैं. इट इज़ नेटिव टू वेस्टर्न घाट्स.
ये आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी. इट इज़ नेटिव, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू वेस्टर्न घाट्स ओनली. एंड वेस्टर्न घाट्स में भी आपका जो सदर्न एरिया है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु का जो एरिया है, आपको सिर्फ यहीं पे नीला कुरिंजी फ्लावर्स मिलेंगे. दे आर नेटिव टू वेस्टर्न घाट्स. देन साइंटिफिक नेम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो साइंटिफिक नेम नहीं भूलेंगे. दिस इज स्ट्रोम्बिलेंथेस कुंथियाना. स्ट्रोम्बिलेंथेस कुंथियाना. दिस इज the scientific name. You should be able to know about it. इसको याद रखिएगा, स्ट्रोम्बिलेंथेस कुंथियाना. नाउ यहाँ पे एज यू नो कि साइंटिफिक नेमिंग किस तरह की जाती है, तो स्ट्रोम्बिलेंथेस इज़ द जीनस जिसमें कुछ 350 स्पीशीज आ जाती हैं ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स की जो कि एकेंथस फैमिली को बिलोंग करते हैं. एंड इस स्ट्रोम्बिलेंथेस जीनस के अंदर मोस्टली आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दे आर ईदर नेटिव टू ट्रॉपिकल एशिया और दे आर नेटिव टू मेडागास्कर रीजन. ठीक है. देन यहीं पे हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट प्लांट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि देयर इज टॉपली कार्वी. ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ्लावरिंग श्रब है. एंड इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोम्बिलेंथेस सेसिलीज. कैन यू सी, जो जीनस है वो सेम रह रहा है यहाँ पे. ठीक है, स्ट्रोम्बिलेंथेस इज द जीनस, लेकिन यहाँ पे स्पीशी चेंज हो गई है. सिमिलरली वी हैव जो कार्वी है स्ट्रोम्बिलेंथेस कलोसा. कुरिंजी को हम अभी नीला कुरिंजी जो है इसे हम बोल रहे हैं स्ट्रोम्बिलेंथेस कुंथियाना. सो ऑल ऑफ देम दे बिलोंग टू द स्ट्रोम्बिलेंथेस जीनस. वाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इट कि अगर हम एक दो बार स्ट्रोम्बिलेंथेस की बात करेंगे तो आपको ये याद रहेगा. ठीक है. अब यहाँ पे जो टॉपली कार्वी है स्ट्रोम्बिलेंथेस सेसिलीज है, इट इज़ फॉर्म्ड इन द नदर्न सेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स. महाराष्ट्र में ये प्रेजेंट है. जो कार्वी है इट इज़ प्रेजेंट ऑन स्टीप क्लिफ्स, जहाँ पे ट्रीज ग्रो नहीं कर पाते, ऐसी स्टीप सी क्लिफ के ऊपर वहाँ पे कार्वी ग्रो कर जाता है. इट्स अ श्रब अल्टीमेटली. एंड दे आर मोस्टली सीन ऑन द नीलगिरी हिल्स, जिसका नाम भी नीला है. सो नीलगिरी नीला. ठीक है, हम नीला कुरिंजी को हमेशा नीलगिरी के साथ रिलेट करते हैं क्योंकि उसका नाम ही इन फ्लावर्स के साथ रखा गया है. बट दिस टाइम बाबा बुडान हिल्स आर इन न्यूज़ बिकॉज वहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो 12 साल में ब्लूम कर चुके हैं. बट नीला कुरिंजी फ्लावर्स आपको नीलगिरी हिल्स पे भी मिलेंगे बिकॉज नीलगिरी हिल्स का तो नाम ही नीला कुरिंजी से रखा गया है. नीला मीन्स ब्लू, कुरिंजी मीन्स फ्लावर्स. इज़ दैट क्लियर बेटा? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे. GS पेपर 3 इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ से थोड़ा कुछ आपका मैप वर्क भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वी आर मोस्टली फोकस्ड इन द रीजन ऑफ द सदर्न वेस्टर्न घाट्स. कुछ हिल्स के नाम यहाँ पे आए हैं तो आपको अपनी मैप खोलना है और जो आपका सदर्न स्टेट्स हैं, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, उनको आज रिवाइज करना है. सबसे पहले तो आप यहाँ पे लोकेट करेंगे बाबा बुडान हिल्स विच इज़ इन कर्नाटका. इट इज़ इन न्यूज़. बाबा बुडान हिल्स के बाद केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के ऑलमोस्ट ट्राई जंक्शन पे आपको नीलगिरी हिल्स मिल जाती हैं. जैसे कि अभी हमने बात की, नीलगिरी का तो नाम ही कहाँ से आता है, विद द टर्म नीला विच इज़ ब्लू कलर फ्लावर्स, नीला कुरिंजी. तो इसके अलावा देयर आर सो मेनी रेंजेस ओवर हियर. एरामल्ला, नल्लामल्ला, वेलीकोंडा, पालकोंडा, शेवेरॉय, जावडी, पंचमिलाई, सिरुमिलाई, पालनी, देयर आर सो मेनी हिल्स हियर. आप अपनी GS की क्लासेस में से कवर करते हैं, सो प्लीज़ डू ओपन इट, रिवाइज ऑल सच हिल्स. ठीक है. यू हैव एरामल्ला, नल्लामल्ला, वेलीकोंडा, पालकोंडा, ठीक है, जावडी, शेवेरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, राइट. मैनी पार्ट्स. ये यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स की हम बात कर रहे हैं. सो जस्ट लोकेट देम, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. एंड अलॉन्ग विद बाबा बुडान एंड नीलगिरी हिल्स. ठीक है जी. चलो मूविंग अहेड, ये तो थी इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिस्कशन. अब हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो GS पेपर 1 आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो इट्स अबाउट बांधवगढ़
टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व विच इज़ इन मध्य प्रदेश। वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ बुद्धिस्ट केव्स और स्तूपास डिस्कवर किए हैं, कुछ ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस वहाँ से मिली हैं, एंड देयर आर सम हिंदू टेम्पल्स विच आर डिस्कवर्ड देयर फ्रॉम एज वेल। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व विच इज़ इन मध्य प्रदेश, वहाँ से बुद्धिस्ट केव, हिंदू टेम्पल्स और ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। इसीलिए ये आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों की डिस्कवरी हुई है एंड व्हाट डज दैट इम्प्लीकेट दैट वी सी। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या क्या डिस्कवर किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे बुद्धिस्ट केव्स और स्तूपास मिले हैं, देन ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जो कि 2nd सेंचुरी को डेट करती हैं, एंड हिंदू टेम्पल्स मिले हैं विच आर मोस्टली फ्रॉम 9th to 11th सेंचुरी। एंड जो यहाँ पे डिस्कवरीज हुई हैं उनमें से एक वर्ल्ड की हो सकता है लार्जेस्ट वराहा स्कल्पचर भी हमें यहाँ से मिला हो। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वराहा स्कल्पचर इज ऑल्सो डिस्कवर्ड फ्रॉम द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो 46 न्यू स्कल्पचर्स एक्सप्लोर हुए हैं एंड इट हैज़ टुक place around 84 years after last such effort was done in 1938. So what is all about it? डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले इस वराहा स्कल्पचर की बात करते हैं बिकॉज हम कह रहे हैं कि पॉसिबली दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वराहा स्कल्पचर। सो वराहा स्कल्पचर इज व्हाट इट इज, you know, among the various monolithic sculpture of 10 incarnations of Lord Vishnu. वराहा स्कल्पचर हमारे पास जो लॉर्ड विष्णु की, देखो वराहा मीन्स व्हाट, वराहा इज एन अवतार ऑफ द हिंदू गॉड विष्णु, एंड व्हेन वी से वराहा it means it is in the form of boar. It is in the form of boar. It is generally listed as third in the Dash Avatara, जो हम मान के चलते हैं कि there are 10 principal avatars of Vishnu. उन 10 जो प्रिंसिपल अवतार्स हैं विष्णु के, उनमें से एक अवतार है विच इज़ वराहा, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोर. वराहा इज most commonly associated with the legend of lifting the earth out of cosmic ocean. तो mythology ये कहती है कि जब असुरा was about to steal the earth and hid it inside the some primordial waters, so Vishnu appeared as Varaha to rescue the earth. So that is the boar avatar of Vishnu. तो वराहा स्कल्पचर यहाँ से मिला है and this is among the 10 incarnations of Lord Vishnu. ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे. इसके अलावा जो डिस्कवरीज यहाँ पे हुई हैं, 26 बुद्धिस्ट केव्स यहाँ से मिली हैं which basically dates back to 2nd and 5th century. ये जो केव्स हैं और वहाँ पे जो कुछ रिमेन्स मिले हैं, it had चैत्या. चैत्या इज़ द राउंडेड डोर्स एंड बिल्कुल ऐसे राउंडेड डोर्स हैं and they have stone bedded, which is the typical part of the Mahayana Buddhism sites, कि rounded doors होते हैं and उसके ऊपर stone beds वहाँ पे present होते हैं. So that is basically a typical of Mahayana Buddhism site. तो वो यहाँ से मिला है. And along with this discovery has brought total number of caves which are in Bandhavgarh to 76. लास्ट सर्वे के अकॉर्डिंगली बांधवगढ़ में 50 केव्स थी, लेकिन अब ये इंक्रीज होकर 76 केव्स तक पहुंच गया है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्राह्मी टेक्स्ट के अंदर कुछ 24 इंस्क्रिप्शंस भी मिली हैं एंड दीज डेट बैक टू 2nd and 5th सेंचुरी. एंड इन इंस्क्रिप्शंस में मथुरा और कौशंबी और पवता, वेजा भरादा, सप्त निहारिका ऐसी जगहों के नाम मेंशन किए गए हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट हमारे पास मथुरा और काशुम्बी है. सो द किंग्स दे मेंशन्ड, इट इंक्लूडेड ऑल्सो भीमसेना इन दिस. भीमसेना का भी जिक्र हुआ है, पोथासिरी एंड भत्तदेवा.
भट्टा देवा जिसको हम कहते हैं। तो ब्राह्मी टेक्स्ट मिला है, अलग अलग साइट्स मेंशन्ड हैं, अलग अलग किंग्स के नाम मेंशन्ड हैं। देन 26 टेम्पल्स यहाँ से मिले हैं। हमने कहा था बुद्धिस्ट केव्स मिली हैं, हिंदू टेम्पल्स मिले हैं, ठीक है। देन वराहा मिला है, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। 26 टेम्पल्स विच बेसिकली डेट टू कालाचूरी पीरियड, जो कि 9th to 11th सेंचुरी के बीच में आता है, तब के टेम्पल्स मिले हैं। इसी के साथ साथ 2 शैवा मठ मिले हैं, उनको भी डॉक्यूमेंट किया गया है। अब यहाँ पे जो कालाचूरी डायनेस्टी है ना, ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्प्रेड थी एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द अर्लीस्ट एलोरा एंड एलिफेंटा केव मॉन्यूमेंट्स। जो एलोरा और एलिफेंटा केव मॉन्यूमेंट्स हैं, कालाचूरी डायनेस्टी को उनके साथ रिलेट किया जाता है। देयर आर सम रिमेन्स ऑफ गुप्ता पीरियड एज वेल हियर। कुछ डोर जैम्स हैं, कुछ कार्विंग्स की गई हैं केव्स में, जो कि गुप्ता पीरियड से रिलेट करती है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। इसका एक एक पर्सपेक्टिव आपके आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आए भी हैं। अब देखो 2021, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है रिगार्डिंग द केव्स एंड स्तूपास। अब देखो अजंता केव एक ऑप्शन है, सांची स्तूपा है, पांडुलेनी केव है, अमरावती स्तूपा है। लेट्स नॉट गो इनटू द ऑप्शंस, इनटू द क्वेश्चन। पहले आप ऑप्शंस देखो। तो मतलब आपको अजंता केव की लोकेशन पता होनी चाहिए, उसकी मेजर फाइंडिंग्स पता होनी चाहिए, सांची स्तूपा के बारे में आप पढ़ते हो, पांडुलेनी केव कहाँ पे है, अमरावती स्तूपा कहाँ पे है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट हिस्ट्री क्लास। ये आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप केव, स्तूपास के बारे में जानेंगे। ऑल आई वॉन्टेड टू शो यू कि ये जो करंट अफेयर में न्यूज़ आई है, ये जितने भी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये स्कल्पचर मिला है, ये बुद्धिस्ट साइट मिली है, केव इतनी हो गई है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक रेलिवेंट है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट। नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट द फेमस माल्थूसियन ट्रैप। ह्यूमन ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में जब हम पॉपुलेशन का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे माल्थस का जो आइडिया है, माल्थस की जो थ्योरी है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं विद द टॉपिक ऑफ माल्थूसियन ट्रैप। अब माल्थस की जो थ्योरी है उसे बार बार जो हमारे मॉडर्न इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो साइट करते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि जिस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन राइज हो रही है, लगातार ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इट इज़ पुटिंग अनसस्टेनेबल प्रेशर ऑन द अर्थ रिसोर्सेज। हमारे अर्थ के रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ये इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच है जिसमें माल्थस के इस आइडिया को यूज़ किया जाता है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ माल्थूसियन ट्रैप। अब इस टॉपिक को आप इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हैं बिकॉज अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ इट विल इम्पैक्ट द रिसोर्सेज, किस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ से खड़ी हो सकती हैं। एंड ऑल्सो यू कैन रिलेट दिस विद GCPER 1 पॉपुलेशन एंड सोसाइटी के साथ भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ माल्थूसियन ट्रैप। तो ये पॉपुलेशन थ्योरी है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जाता है कि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करती है तो पॉपुलेशन ग्रो करने के साथ साथ हमारे अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अनसस्टेनेबल प्रेशर पड़ता है। सस्टेनेबल तो सस्टेन हो जाएगा, अनसस्टेनेबल जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते, एंड which in turn will act as a check for the further rise in population। कैसे? सिंपल एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि हमारे पास अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो पॉपुलेशन ग्रो होने की वजह से जो डिमांड है वो बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो हमारे अर्थ के रिसोर्सेज के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। माल्थस ये कह रहे हैं कि यही बढ़ी हुई पॉपुलेशन, यही बढ़ी हुई डिमांड आगे चल के आपकी पॉपुलेशन के राइज को रोकेगी। इट विल एक्ट एज अ चेक
ऑन द राइज ऑफ पॉपुलेशन। अब ये जो थ्योरी है ये इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हैं थॉमस माल्थस, उन्होंने दी थी। उनकी एक बुक आई थी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, याद रखेंगे 1798 में उनकी बुक आती है एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, विच वाज बेसिकली इंस्पायर्ड चार्ल्स डार्विन एज वेल। अब एक चीज़ मानकर चलते हैं कि सपोज पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ी तो सिंपल चीज़, 3 ज़रूरतें, रोटी कपड़ा मकान। सबसे पहले रोटी की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं। तो फूड की डिमांड बढ़ेगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी तो ओके, एक कंट्री क्या करेगी, अपनी फूड प्रोडक्शन को बढ़ा देगी। फूड प्रोडक्शन को अगर बढ़ा देगी तो इससे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं पॉपुलेशन का वो इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन माल्थस ये कहते हैं दैट द बेनिफिट इज़ टेम्परेरी, बिकॉज ही सेज कि ये जो आपने फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ाई है, आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली, आपने फूड जो है वो इजीली अवेलेबल है, नाउ दिस विल एनकरेज पीपल टू हैव मोर किड्स बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू फीड देम, दे हैव फूड। तो मतलब अगर हमारे पास देयर इज राइज इन द टोटल पॉपुलेशन, दिस विल लीड टू ड्रॉप इन द पर कैपिटा इनकम लेवल। उतनी ही ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी और वही रिसोर्सेज ज़्यादा लोगों के बीच में बटेंगे, इसीलिए पर कैपिटा इनकम ड्रॉप हो जाएगी। इसे यूज़ किया गया है बाय मैनी 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 स्कॉलर्स। वी हैव साइमन एलरिच वेगर, उनके भी कोर में था। माल्थस की जगह अगर हम एलरिच की बात करें, ही सेड कि वी हैव सम नेचुरल लिमिट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये चीज़ याद रखेंगे, नेचुरल लिमिट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। साइमन आर्ग्यूड कि भाई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो प्राइस मैकेनिज्म है हमारी मार्केट इकोनॉमी में, इट ऑलरेडी ऑफर्स ट्रिमेंडस इंसेंटिव फॉर पीपल टू यूज द स्कार्स रिसोर्सेज केयरफुली। सो नाउ इफ यू कमिंग अप विद इनोवेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स राइज हो रहे हैं, it will also increase the population level। हम जितने अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएंगे, साथ ही में पॉपुलेशन लेवल्स भी इंक्रीज होंगे। अब ये किस तरह वर्क करता है, देखो यहाँ पे अगर हम प्री मॉडर्न एज की बात करें तो जब भी देयर वाज राइज इन द फूड प्रोडक्शन तो पर कैपिटा इनकम राइज होती थी। ये तब तक होता था जब तक आपकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल थी। लेकिन अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है मच मोर क्विकली, तो ऐसे केस में जो पर कैपिटा इनकम है वो डिक्रीज होगी एंड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा आ गया कि आपकी फूड प्रोडक्शन ड्रॉप हो गई, it will lead to famine and this will cause the death of large number of people. So when there will be a drop in the human population, that will increase the per capita income of a country to subsistence level. So either way, जो हमारी अर्थ पे रिसोर्स का जो कंस्ट्रेंट है, जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वो लिमिटेड ही इसलिए हैं दे विल कीप द ह्यूमन पॉपुलेशन चेक्ड। यही रिसोर्सेज लिमिट होंगे, चाहे फूड प्रोडक्शन लिमिट हो, ह्यूमन पॉपुलेशन की डिमांड जो पूरी नहीं हो पाएगी, एंड दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ द पॉपुलेशन। सो दिस इज व्हाट द थ्योरी सेज कि भाई ये ट्रैप है, जो रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट है, दिस विल चेक द ह्यूमन पॉपुलेशन। अब सिग्निफिकेंस क्या है माल्थुसियन ट्रैप की? पहली चीज़ सिंपली देख सकते हैं कि माल्थस ने एक इन्वर्स रिलेशन इस्टेब्लिश किया है बिटवीन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड्स कम होंगे, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। तो इस थ्योरी से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह वो पावर्टी और इकोनॉमिक ग्रोथ को आपस में रिलेट कर रहे हैं। हम इसे यूज़ करके इसे एज अ प्रिवेंटिव मेजर दे सकते हैं
कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है उसे किस तरह कंटेन किया जाए, जिसमें लेट मैरिज, कॉन्ट्रासेप्टिव, सेल्फ कंट्रोल, अ सिंपल लिविंग टू बैलेंस द पॉपुलेशन ग्रोथ, हाउ टू मेंटेन फूड सप्लाई, इन सब के ऊपर काम कर सकते हैं. बट इसका एक क्रिटिसिज्म भी है. 18th और 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है तो उस टाइम पे जो हिस्टोरिकल रिलेशन था कि ह्यूमन पॉपुलेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स आपस में रिलेटेड हैं, ये टूट चुका था. मैन मेड टेक्नोलॉजीज आई जिससे कि ह्यूमन बींग्स वर एबल टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट. एक यूनिट अर्थ रिसोर्स की जो एक्सट्रैक्ट हो रही थी, दे वर एक्सप्लॉइटिंग ईच एंड एवरी यूनिट एंड दे वर प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट. तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते ही ह्यूमन प्रोडक्टिविटी रोज हो गई, एंड दिस वॉज मेनली बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो ह्यूमन पॉपुलेशन लेवल और लिविंग स्टैंडर्ड्स दोनों बढ़े जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई. हालांकि सम पीपल आर्ग्यू कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन राइज हुई थी और जो इनोवेशंस का ब्रेक थ्रू था वो बढ़ता जा रहा था, and that there would be more human minds working on solving the humanity's problems now. So this was the criticism कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से, इनोवेशन की हेल्प से ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जब बढ़ गई, ह्यूमन पॉपुलेशन तो बढ़ी, साथ में लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़े. बहुत ही अच्छा आर्टिकल इसे लेकर हिंदू न्यूज़पेपर में आया था. एंड बिकॉज दिस रिलेट्स, ये सिंपली इसी तरह आपकी ह्यूमन जोग्राफी की बुक्स में दिया हुआ है, सो आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस. माल्थस थ्योरी, जिसे यहाँ पे माल्थुसियन ट्रैप का टॉपिक बनाकर प्रेजेंट किया गया. सो आई गेस दैट इज़ ऑल. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.